ये वीडियो ERP नेक्स्ट के सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का भाग है, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम स्वयं ERP नेक्स्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टॉक यानी इन्वेंट्री मॉड्यूल के ऊपर सीखेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मेरे स्क्रीन के ऊपर मेरा वेब ब्राउज़र ओपन है, जिसमें आप मेरा लॉगिन स्क्रीन देख रहे हो। यहाँ पे आपको लॉगिन स्क्रीन में आपका यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ तो मेरा वर्कस्पेस ओपन हो जाता है, जिसमें मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आपको अलग अलग मॉड्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि होम मॉड्यूल है, हेल्प डेस्क है, अकाउंटिंग है, बाइंग है, सेलिंग है, स्टॉक है, HR है, मैन्युफैक्चरिंग है, क्वालिटी, CRM, प्रोजेक्ट्स, सपोर्ट, यूजर, पेरोल जैसे अलग अलग मॉड्यूल्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो आज हम स्टॉक मॉड्यूल के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, स्टॉक मॉड्यूल के ऊपर जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टॉक मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करते हो तो स्टॉक मॉड्यूल का डॉक टाइप ओपन हो जाता है, जिसके वर्क स्पेस में आपको एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। उसके साथ साथ नीचे क्विक एक्सेस में आपको आइटम का एक्सेस मिल जाएगा, मटेरियल रिक्वेस्ट का एक्सेस मिल जाएगा, स्टॉक एंट्री का मिल जाएगा, रिसिप्ट का मिल जाएगा, डैशबोर्ड का मिल जाएगा। इस तरह से अलग अलग आपको मेन्यू एक्सेस, क्विक एक्सेस मिल जाएंगे। उसके साथ साथ नीचे वर्क स्पेस में और नीचे आने के बाद आपको मास्टर्स और रिपोर्ट्स के मेनूज आपको दिखाई देंगे, जैसे आइटम और प्राइसिंग का मेनू है, स्टॉक ट्रांजैक्शन का मेनू है, उसके बाद स्टॉक रिपोर्ट्स है कि मेरा स्टॉक लेजर कैसा है, स्टॉक बैलेंस क्या है, मेरा स्टॉक प्रोजेक्टेड क्वांटिटी कितनी है, स्टॉक समरी क्या है, स्टॉक एजिंग क्या है। ऐसे अलग अलग रिपोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल्स है। डैशबोर्ड का थोड़ा हम लोग स्टडी कर लेंगे। जैसे डैशबोर्ड में आपको दिख रहा है कि वेयर हाउस की पोजीशंस और उसका स्टॉक वैल्यूएशन आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मेरा वेयर हाउस है स्टोर वेयर हाउस, जिसमें मेरे स्टोर्स के वेयर हाउस में मेरा वैल्यूएशन कितना है, स्टॉक वैल्यू कितने का स्टॉक वैल्यू मेरा स्टोर्स में है। उसके साथ मेरे फिनिश गुड्स में कितने का वैल्यू, कितने वैल्यू का मटेरियल है। उसके साथ वर्क इन प्रोग्रेस में मेरा कितना वैल्यू का मटेरियल पड़ा हुआ है। इसका एक एट अ ग्लांस पिक्चर आपको इस डैशबोर्ड के ऊपर दिखाई देता है। इन्वेंट्री में सबसे अहम मास्टर है हमारा आइटम मास्टर, जहाँ की हम लोग आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन्वेंट्री में आइटम मास्टर देखते हैं। जैसे ही मैं आइटम मास्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ कि आज तक हमारे कंपनी में जितने भी लाइव आइटम्स है यानी कि एक्टिव आइटम्स है, उसका लिस्ट यहाँ पे मुझे एज अ लिस्ट व्यू में रिपोर्ट के माध्यम से मिलती है। तो यहाँ पे जितने भी आइटम्स है सब यहाँ पे नीचे पॉपुलेट हो जाएंगे। अगर नया आइटम आपको क्रिएट करना है, आपके पास नया आइटम आया हुआ है, तो आप यहाँ पे ऐड बटन के ऊपर क्लिक करके आप नया आइटम क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको आइटम कोड डालना है। फॉर एग्जांपल मैंने ये आइटम कोड डाल दिया। तो मैंने ये आइटम कोड डाल दिया। तो आइटम नेम में मुझे इसका आइटम नेम डालना है। फॉर एग्जांपल से मैं आइटम नेम मैंने नेल्स डाल दिया। मेरा आइटम कोड 1 2 3 4 5 रॉ मटेरियल के नाम से मैंने डाल दिया। मुझे आइटम ग्रुप सिलेक्ट करना है, जैसे कि हर एक ERP सिस्टम में होता है, वैसे ही ERP नेक्स्ट में आइटम के अलग अलग आइटम ग्रुप्स है, जैसे कि कंज्यूमेबल है, प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, उसके साथ बॉट आउट है, सर्विसेज है। ऐसे अलग अलग आइटम ग्रुप्स आपको यहाँ पे सब असेंबली होगा तो यहाँ पे आपको डिफाइन करे होंगे। अगर यहाँ पे आपका डिजायर आइटम कोड आइटम ग्रुप नहीं है तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू आइटम ग्रुप के ऊपर क्लिक करके यहीं से आपका आइटम ग्रुप क्रिएट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मुझे
बॉट आउट का आइटम ग्रुप नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सीधे क्रिएट न्यू आइटम ग्रुप के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं क्रिएट न्यू ग्रुप के डॉक टाइप पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं मेरा आइटम कोड डाल देता हूँ, बॉट आउट। पेरेंट ग्रुप मैं डाल दूंगा ऑल आइटम ग्रुप, और मैं यहाँ पे इसको सीधे सेव करूंगा। जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो मेरा बाय डिफॉल्ट ये आइटम ग्रुप के ड्रॉप डाउन में ये कनेक्ट हो गया। तो इतना सिंपल ERP नेक्स्ट का फैसिलिटी है। आप आइटम ग्रुप बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। आप अभी देख रहे हो कि यहाँ पे मेरा बॉट आउट का आइटम ग्रुप आ चुका है। तो फिलहाल मैं इस आइटम के लिए रॉ मटेरियल सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद इसका HSN कोड मैं डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैंने वायर नेल्स बोल के डालने के बाद मुझे इसका HSN कोड मिल गया। तो मैं यहाँ पे इसका HSN कोड सिलेक्ट कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट वायर नेल का मुझे मेजर ऑफ यूनिट नंबर्स नहीं रखना है, इसका मेजर ऑफ यूनिट मुझे kg रखना है। तो इसके लिए मैंने इसका मेजर ऑफ यूनिट kg रख दिया। यहाँ पे अलग अलग मेजर ऑफ यूनिट है, आप आपके हिसाब से मेजर ऑफ यूनिट चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कुछ फ्लैग्स अवेलेबल है, जैसे कि हम लोग इस आइटम को डिसेबल भी कर सकते हैं। इस आइटम को हम अल्टरनेटिव आइटम भी डिफाइन करके रख सकते हैं। उसके बाद इसका स्टॉक मुझे मेंटेन करना है, कितना कंजम्पशन हुआ, कितना इनवर्ड हुआ, कितना इशू कर दिया, इसलिए मुझे मेंटेन स्टॉक के फ्लैग के ऊपर मुझे चेक मार्क एप्लीकेबल करना है। उसके साथ साथ मुझे ये आइटम मैन्युफैक्चरिंग में अगर इंक्लूड करना होगा तो मैं यहाँ पे इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग के चेक बॉक्स को मैं चेक कर दूंगा। ये बाय डिफॉल्ट 2 सेटिंग अपने आप रहते हैं, अगर आपको नहीं चाहिए होंगे तो आप इसको अनचेक भी कर सकते हो। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक का फील्ड है। ये ओपनिंग स्टॉक में आपके पास अगर ओपनिंग स्टॉक का फिगर होगा तो आप यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक डाल सकते हो। इसका वैल्यूएशन रेट मुझे डिफाइन करना है, तो मैंने यहाँ पे इसका वैल्यूएशन रेट मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। उसके बाद नीचे आने के बाद हम लोग उसका डिस्क्रिप्शन डिफाइन करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। तो फिलहाल हम लोग इसको वायर नेल डाल देंगे। उसके बाद इन्वेंट्री के टैब में आएंगे। इन्वेंट्री के टैब में हम लोग इसका शेल्फ लाइफ इन डेज डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद इसका वारंटी पीरियड डिफाइन कर सकते हैं। वेट पर यूनिट, वेट यूनिट ऑफ मेजर, ये 2 फील्ड हमें लॉजिस्टिक या शिपिंग के समय लगते हैं, क्योंकि वो मैंडेटरी होता है, इसलिए हम लोग उसी समय इसको एंटर कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग यह हमारा रॉ मटेरियल है, इसलिए शिपिंग हम नहीं कर रहे, इसलिए मैं ये फील्ड ब्लैंक रखूंगा। उसके बाद बाय डिफॉल्ट मटेरियल रिक्वेस्ट टाइप इसका क्या होने वाला है, तो ऑब्वियसली हम लोग इसको प्रोक्योरमेंट करने वाले हैं, तो इसके लिए परचेस रहेगा। अगर आपको मटेरियल ट्रांसफर करना होगा फ्रॉम एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस के लिए, तो आप इसका मटेरियल रिक्वेस्ट टाइप भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे अलग अलग मटेरियल रिक्वेस्ट टाइप है, जैसे मटेरियल ट्रांसफर है, मटेरियल इशू है, मैन्युफैक्चरिंग है, कस्टमर प्रोवाइडेड है। तो अलग अलग आप मटेरियल रिक्वेस्ट टाइप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे परचेस का मटेरियल रिक्वेस्ट टाइप लेता हूँ। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है वैल्यूएशन मेथड। अब ये वैल्यूएशन मेथड है क्या? जब भी किसी कंपनी को हमारे रॉ मटेरियल या हमारे बॉट आउट मटेरियल या हमारे फिनिश गुड का वैल्यूएशन करना होता है, तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में अलग अलग मेथड्स दिए गए हुए हैं। तो किस मेथड से आपको उसका स्टॉक वैल्यूएशन करना होगा
उस मेथड को आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अगर मैं ब्लैंक रख देता हूँ तो ERP नेक्स्ट में बाय डिफॉल्ट ये FIFO यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से इसका वैल्यूएशन होगा। मतलब जो सबसे पहले आएगा उस आइटम का रेट क्या होगा, उसी रेट से इसका वैल्यूएशन होगा। उसके बाद मूविंग एवरेज प्राइस, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड में इसका एवरेज निकाला जाएगा प्राइस का और उसी एवरेज के हिसाब से इसका वैल्यूएशन होगा। और उसके बाद लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि LIFO, मुझे सबसे लास्ट जो आएगा वो पहले कंजम्पशन होगा, फर्स्ट आउट होगा, उसी के हिसाब से उसका लास्ट टाइम का परचेस प्राइस क्या होगा, उसी प्राइस से इसका वैल्यूएशन मेथड होगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं इसको ब्लैंक रखता हूं तो जैसे कि मैंने कहा बाय डिफॉल्ट ERP नेक्स्ट सिस्टम इसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से इसका वैल्यूएशन करेगी। उसके बाद नीचे बारकोड के सेक्शन में या बारकोड के टेबल में हम लोग इस आइटम के लिए अलग अलग बारकोड हम लोग यहाँ पे डिफाइन करके रख सकते हैं। उसके बाद नीचे ऑटो रीऑर्डर के सेक्शन में हम लोग इसका रीऑर्डर लेवल सेट कर सकते हैं। अब रीऑर्डर लेवल क्या है, मान लीजिए हमारा कोई एक आधा प्रोडक्ट जो फास्ट मूविंग होता है, जो जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है, उस प्रोडक्ट का स्टॉक और उस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री हमें हमेशा बरकरार रखनी पड़ती है। तो उस केस में हम लोग ऑटो रीऑर्डर लेवल हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे मेरा चेक इन वेयर हाउस सिलेक्ट करूँगा, ऑल वेयर हाउस में मेरा चेक करना है इस आइटम का स्टॉक लेवल क्या होगा। रिक्वेस्ट फॉर मेरा स्टोर्स कर रहा है, स्टोर्स के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ या स्टोर्स मेरा रिक्वेस्ट कर रहा है, तो मेरा रीऑर्डर लेवल मैं यहाँ पे सेट करता हूँ 100 और इसका रीऑर्डर क्वांटिटी होगा 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे मेरे स्टोर्स में या मेरे किसी भी वेयर हाउस में इस ऑर्डर का लेवल मुझे 100 क्वांटिटी का लेवल मुझे बरकरार रखना है या मेंटेन रखना है। अगर मेरा ये रीऑर्डर लेवल 100 क्वांटिटी से नीचे जाता है या 99 हो जाता है या 90 हो जाता है तो ERP नेक्स्ट सिस्टम इसका ऑटोमेटिक 100 क्वांटिटी का मटेरियल रिक्वेस्ट रेज करेगी, जो मटेरियल रिक्वेस्ट आगे जाके हम परचेस ऑर्डर के जरिए इसका प्रोक्यूरमेंट 100 क्वांटिटी का कर सकते हैं। ये मीनिंग हुआ ये हमारे ऑटो रीऑर्डर लेवल का। तो हम लोग अभी फिलहाल के लिए इसको ऑटो रीऑर्डर लेवल सेट नहीं करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग यूनिट्स ऑफ मेजर्स में। यूनिट ऑफ मेजर्स में हम लोग इस आइटम के लिए अलग अलग मेजर ऑफ यूनिट लगा सकते हैं। जैसे कि सपोज मान लिया जाए मेरा बाइंग मेजर ऑफ यूनिट है, मेरा बेस मेजर ऑफ यूनिट है, इसने हमने केजी रखा था, लेकिन हमको इसमें कंजम्पशन करते समय नंबर पे कंजम्पशन करना है या ग्राम में कंजम्पशन करना है, तो यहाँ पे मुझे इसका कन्वर्जन फैक्टर सेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मेजर ऑफ यूनिट अगर मैं ग्राम लेता हूँ सपोज आपके पास आपका डिजायर मेजर ऑफ यूनिट नहीं है तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू यूनिट ऑफ मेजर के मेनू के ऊपर क्लिक करके आप आपका मेजर ऑफ यूनिट क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे इसको नंबर्स में अगर कंज्यूम करना होगा तो किलोग्राम से नंबर का कन्वर्जन फैक्टर मुझे यहाँ पे सेट करना होगा। तो हम लोग फिलहाल के लिए हम केजी टू केजी रखेंगे मेरा कंजम्पशन फैक्टर, और मेरा स्टोर फैक्टर केजी टू केजी है। जैसे ही मैंने यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर किलोग्राम सिलेक्ट किया तो मेरा कन्वर्जन फैक्टर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 आ गया, क्योंकि मेरा बाइंग मेजर ऑफ यूनिट और मेरा डिफॉल्ट मेजर ऑफ यूनिट उसका किलोग्राम ही हमने रखा था। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो मेरा डिफॉल्ट मेजर ऑफ यूनिट किलोग्राम है, इसीलिए मेरा यहाँ पे नीचे यूनिट ऑफ मेजर्स में मैंने किलोग्राम ही डिफाइन किया हुआ है, इसलिए मेरा कन्वर्जन फैक्टर बाय डिफॉल्ट 1 आ गया। मतलब मैं केजी में ही स्टोर करूंगा और कंजम्पशन करते समय मैं किलोग्राम में ही कंजम्पशन करूंगा। अगर मैं मेरा मेजर ऑफ यूनिट यहाँ पे
दूसरा कुछ अगर होता, सपोज नंबर्स होता या और कुछ होता, तो यहाँ पे मुझे उसका कंजम्पशन फैक्टर अकॉर्डिंग टू मेजर ऑफ यूनिट यहाँ पे सेट करना होता। तो फिलहाल के लिए हम लोग इसको डिलीट करते हैं। तो ये एडवांटेज है यूनिट ऑफ मेजर्स डिफाइन करने का। उसके बाद नीचे और एक सेक्शन है सीरियल नंबर और बैचेस का। इस पार्ट के लिए अगर मुझे कुछ सीरियल नंबर्स या बैच नंबर डिफाइन करना होगा तो मुझे अप्रोप्रिएट चेक बॉक्स को चेक करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे सपोज सीरियल नंबर डिफाइन करना है तो एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन एंट्री इसका सीरियल नंबर अपने आप जनरेट हो जाएगा। सीरियल नंबर कैसे डिफाइन किया जाता है इसका एक एग्जांपल यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। इसी मैनर में आप यहाँ पे सीरियल नंबर जनरेट कर सकते हो। तो ये मेरा रॉ मटेरियल है, इसलिए मैं इसको सीरियल नंबर जनरेट नहीं करूंगा। जनरली सीरियल नंबर और बैच नंबर हमारे फिनिश गुड्स को यानी कि प्रोडक्ट को सेट किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए अकाउंटिंग सेक्शन में हम लोग आएंगे। अकाउंटिंग सेक्शन में आप आपके अलग अलग कंपनियों के लिए अगर आप ये रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हो या उसका परचेसिंग कर रहे हो तो यहाँ पे आप उस कंपनी का अकाउंटिंग और उसका डिफॉल्ट वेयर हाउस, डिफॉल्ट प्राइस लिस्ट आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। परचेसिंग के टैब में आप इस आइटम के लिए डिफॉल्ट मेजर ऑफ यूनिट क्या होने वाला है, तो हमारा डिफॉल्ट मेजर ऑफ यूनिट किलोग्राम है, इसलिए मैंने यहाँ पे परचेस का भी डिफॉल्ट मेजर ऑफ यूनिट किलोग्राम ही रखा हुआ है। लीड टाइम का मतलब होता है कि सप्लायर हमें कितने दिनों में ये मटेरियल हमारे फैक्ट्री में या हमारे वेयर हाउस में सप्लाई कर रहा है या हमें दे रहा है, तो उसका टाइम इन डेज यहाँ पे हमको डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जैसे हमने रीऑर्डर लेवल में सेट किया था वैसे ही यहाँ पे आप मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी सेट कर सकते हो। उसके साथ साथ सेफ्टी स्टॉक भी आप डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे नीचे आप सप्लायर के डिटेल भी आप स्टोर कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि हमारा सप्लायर कहता है कि हमारे परचेस ऑर्डर के ऊपर उसका पार्ट नंबर होना चाहिए, तो उस केस में आप यहाँ पे आपका सप्लायर सिलेक्ट करके, फॉर एग्जांपल मेरा ये सप्लायर है और उसका पार्ट नंबर ये है, तो मैंने यहाँ पे मेरा सप्लायर सिलेक्ट किया और सप्लायर का पार्ट नंबर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। अब जब भी मैं इस सप्लायर के अगेंस्ट में परचेस ऑर्डर रेज करूंगा तो मेरे परचेस ऑर्डर के ऊपर उस सप्लायर का ये पार्ट नंबर एज अ पार्ट नंबर में हमारे पार्ट नंबर के साथ साथ ये पार्ट नंबर भी प्रिंट हो जाएगा। तो ये एडवांटेज है यहाँ पे ERP नेक्स्ट में कि हम लोग सप्लायर का पार्ट नंबर भी यहाँ पे डिफाइन करके रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप हमारी कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम कर रही होगी तो यहाँ पे आप फॉरेन ट्रेड्स का भी यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो, जैसे कि ऑर्गिन कंट्री कौन सी है, उसका कस्टम टैरिफ नंबर क्या है, हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सेल्स के टैब में आगे बढ़ते हुए हम लोग इसका डिफॉल्ट सेल्स का यूनिट ऑफ मेजर क्या होने वाला है, तो ऑब्वियसली वो हमारा केजी ही रहने वाला है, तो मैं इसको यहाँ पे केजी सेट कर सकते हो। यहाँ पे वापस दो फ्लैग है कि अगर हमें इस पार्ट के अगेंस्ट में कुछ कमीशन अगर ग्रांट करना है तो कमीशन का ग्रांट कमीशन का चेक बॉक्स आपको चेक करना होगा। सेल्स अगर करना होगा तो अलाउ सेल्स का फ्लैग भी आपको चेक करना पड़ेगा। सपोज मुझे मैक्सिमम डिस्काउंट का लिमिट यहाँ पे अगर सेट करना होगा तो इस पार्ट के लिए भी मैं यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट यूनिट भी मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। इसका एडवांटेज ये होता है कि जब भी मैं किसी आइटम को मेरे सेल्स के टैब में मैक्सिमम डिस्काउंट का परसेंटेज सेट कर सकता हूँ तो हमारी सेल्स की टीम इससे ज़्यादा, यहाँ पे अगर सपोज मैंने डिस्काउंट परसेंटेज 10% रख दिया तो हमारी सेल्स की टीम 10% से ज़्यादा अगर डिस्काउंट देना चाहती है तो उसको किसी अप्रूविंग अथॉरिटी से या अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से आपका 10% से ज़्यादा अगर डिस्काउंट देना होगा सेल्स के केस में तो उसका अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो यह अप्रूवल अथॉरिटी के पास जाएगा और अप्रूवल अथॉरिटी अप्रूव करने के बाद ही 10% से ज़्यादा आपका सेल्स का बंदा या सेल्स का पर्सन डिस्काउंट दे पाएगा। सो ये एडवांटेज है मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज फील्ड का। उसके बाद इसका इस आइटम के लिए हम लोग GST का टैक्स टेम्पलेट या वैट का टैक्स टेम्पलेट आप टैक्स
टेम्पलेट के मास्टर से यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे नीचे आप देख रहे हो कि जैसे अलग अलग परसेंट के जीएसटी परसेंटेज यहाँ पे उपलब्ध है। तो हम लोग जो भी डिजायर जीएसटी परसेंटेज है वहाँ से हम लोग इसको सिलेक्ट करके उसकी कैटेगरी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, इन स्टेट है या आउट स्टेट है, तो वो हम लोग यहीं से सेट कर सकते हैं। उसके बाद क्वालिटी में आके क्वालिटी की टैब में इस आइटम से रिलेटेड अगर कुछ क्वालिटी का टेम्पलेट या क्वालिटी इंस्पेक्शन का टेम्पलेट हमें डिफाइन करना होगा तो वो भी हम लोग यहीं से डिफाइन कर सकते हैं। बिफोर परचेसिंग और बिफोर डिलीवरी अगर हमें इस मटेरियल की क्वालिटी इंस्पेक्शन करवाना है तो इस फ्लैग को हमको एक्टिवेट करना होगा बाय क्लिकिंग ऑन दिस चेक बॉक्स। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के टैब में आके हम अगर ये मटेरियल प्रोसेसिंग के लिए हमारे सप्लायर को सप्लाई कर रहे हैं तो उसका भी एक फ्लैग यहाँ पे अवेलेबल है, उस फ्लैग को भी हम लोग चेक मार्क करके चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आइटम मास्टर के स्क्रीन पर आइटम के अलग अलग टैब्स देखे, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देखी, तो हम लोग अब इस आइटम को सेव कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सेव बटन के ऊपर जाके इसको हमें सेव करना है। जैसे ही मैं सेव करता हूं, यहाँ पे आप व्यू बटन में जाके इस आइटम के स्टॉक रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हो। इस आइटम का स्टॉक बैलेंस देख सकते हो, इस आइटम का स्टॉक लेजर देख सकते हो, इस आइटम का स्टॉक प्रोजेक्टेड क्वांटिटी भी आप देख सकते हो। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका यहाँ पे ERP नेक्स्ट ने आपको यहाँ पे उपलब्ध करवा के दिया हुआ है। उसके साथ साथ इस आइटम के ऊपर अगर कुछ एक्शन आपको लेना है या उसके प्राइजेस ऐड करना है या उसके प्राइजेस को एडिट करना है तो वो भी आप यहीं से एक्शन मेनू में जाके यहाँ पे आप इसको ऐड एडिट इसके प्राइजेस के बारे में कर सकते हो। या ये आइटम आपके वेबसाइट पे अगर पब्लिश करना होगा तो वो भी आप यहाँ पे पब्लिश कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे रिपोर्ट्स संबंधित कुछ मेनू है, जैसे कि इस आइटम का डिटेल आप प्रिंट कर सकते हो, इस आइटम को आप ईमेल भी आपके सप्लायर के पास यहाँ से ईमेल कर सकते हो। तो ये हुआ आइटम मास्टर रिलेटेड। वापस चलते हैं हमारे स्टॉक मेनू में। दूसरा आइटम है हमारा प्राइस लिस्ट या आइटम प्राइस। आइटम प्राइस में जाने के बाद आपको यहाँ पे आपके पहले से जो आइटम्स है उसका प्राइस आप जैसे कि मॉडिफाई करना होगा तो मॉडिफाई कर सकते हो, या मेरा नया आइटम प्राइस ऐड करना है तो मैं यहाँ पे ऐड आइटम प्राइस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मुझे मेरा आइटम कोड सिलेक्ट करना है, कौन से आइटम कोड को मेरा प्राइस डिफाइन करना है। तो अभी अभी हमने ये आइटम क्रिएट किया था तो इस आइटम का प्राइस मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है। तो मुझे प्राइस लिस्ट बाय डिफॉल्ट प्राइस लिस्ट स्टैंडर्ड बाइंग प्राइस है। यहाँ पे आप बाइंग या सेलिंग प्राइस दोनों आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो मेरा सप्लायर अगर डिफॉल्ट सप्लायर सेट करना होगा तो आप यहीं से आप डिफॉल्ट सप्लायर भी सेट कर सकते हो। तो मुझे फिलहाल अभी यहाँ पे डिफॉल्ट सप्लायर सेट नहीं करना है, अगर करना होगा तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मैंने डिफॉल्ट सप्लायर भी सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे मेरा करेंसी बाय डिफॉल्ट INR है, इसका रेट मैंने डिसाइड कर लिया है 57 रुपीज मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे वैलिडिटी पीरियड भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ। ये बाय डिफॉल्ट मेरा आज का तारीख आ जाता है, अगर आपको चेंज करना होगा तो यहीं से आप कैलेंडर कंट्रोल का इस्तेमाल करके इसको चेंज भी कर सकते हो। वैलिड अप टू कौन से साल तक ये प्राइस वैलिड रहने वाली है तो ये भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। उसके साथ आप इस आइटम के लिए अगर कुछ नोट लिख के रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे नोट भी डिफाइन कर सकते हो। तो चलिए हम लोग आइटम प्राइस ऐड करके इसको सेव करेंगे। तो मैंने आइटम का प्राइस यहाँ पे इस आइटम के लिए स्टोर करके रखा हुआ है। उसके साथ साथ इन्वेंटरी मॉड्यूल्स में हमने आइटम प्राइस सिलेक्ट किया, उसी तरह से आइटम ग्रुप हमने क्रिएट किया, जैसे बॉट आउट ग्रुप हमने क्रिएट किया। उसके साथ प्राइसिंग रूल, शिपिंग रूल भी आप लोग आपकी कंपनी के हिसाब से यहाँ पे डिफाइन करके रख सकते हो। उसके साथ साथ स्टॉक इन्वेंट्री मॉड्यूल में कुछ ट्रांजैक्शंस भी हम लोग यहीं से जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि मटेरियल रिक्वेस्ट हो, स्टॉक एंट्री हो, डिलीवरी नोट हो, परचेस रिसीट हो। तो हम लोग मटेरियल रिक्वेस्ट के ऊपर जाएंगे।
मटेरियल रिक्वेस्ट में आप यहाँ पे मटेरियल रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद मटेरियल रिक्वेस्ट का डॉक टाइप ओपन होता है। एंड मटेरियल रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। मेरा पर्पस क्या है, मटेरियल ट्रांसफर है, परचेस है, मटेरियल इशू है, मैन्युफैक्चरिंग है, कस्टमर प्रोवाइडेड है, जो भी आपका पर्पस है वो आप पर्पस सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे परचेस का सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे रिक्वायर बाय डेट मुझे डालनी है, कौन से तारीख को मुझे मटेरियल रिक्वेस्ट चाहिए, मटेरियल मुझे मेरे इसमें चाहिए प्रोडक्शन फैसिलिटी में, तो उसका मैं रिक्वायर बाय डेट भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग्स मैं कर सकता हूँ, जैसे मेरा टारगेटेड वेयर हाउस क्या होने वाला है, तो ऑब्वियसली मेरा मटेरियल स्टोर्स में जाने वाला है, तो इसलिए मैं यहाँ पे मेरा टारगेटेड वेयर हाउस स्टोर्स डालता हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे हम लोग आइटम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेरा आइटम कोड सिलेक्ट किया। जैसे मैंने आइटम कोड सिलेक्ट किया, आइटम कोड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं पेमेंट टर्म्स और कंडीशंस भी डिफाइन कर सकता हूँ, या मेरा कुछ अगर डिलीवरी टर्म्स कंडीशंस अगर कुछ है वो भी मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। तो चलिए हम लोग ये मटेरियल रिक्वेस्ट सेव करेंगे। अब ये मेरा मटेरियल रिक्वेस्ट सेव हो चुका है। बाय डिफॉल्ट मेरा मटेरियल रिक्वेस्ट का स्टेट ड्रॉप रहता है, तो इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। तो ये मेरा मटेरियल रिक्वेस्ट अब ड्रॉप से पेंडिंग स्टेट में चला गया। मैं यहीं से इसका चाहूँ तो परचेस ऑर्डर भी जनरेट कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग इसका रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन भी जनरेट कर सकते हैं, या नहीं तो सप्लायर कोटेशन भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने डिफॉल्ट कस्टमर सेट किया था, तो हम लोग यहीं से परचेस ऑर्डर सेट करेंगे। तो यहाँ पे मेरा मटेरियल रिक्वेस्ट नंबर ऑलरेडी आया हुआ है, तो मैं इस मटेरियल रिक्वेस्ट को या डिफॉल्ट सप्लायर का नाम भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर हमने डिफॉल्ट सप्लायर किया होगा तो यहीं से हम लोग परचेस ऑर्डर भी जनरेट कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं स्टॉक मेनू में। उसके साथ साथ हम यहाँ पे अगर कुछ हमें कई बार क्या होता है कि स्टॉक एंट्री करनी पड़ती है, स्टॉक इधर से उधर एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में ट्रांसफर करना पड़ता है, तो यहाँ पे आप लोग स्टॉक एंट्री भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको स्टॉक एंट्री में जाना है। जैसे ही आप स्टॉक एंट्री में जाते हो तो स्टॉक एंट्री का डॉक टाइप ओपन हो जाता है। उसमें आप ऐड स्टॉक आइटम के ऊपर क्लिक करोगे। स्टॉक एंट्री टाइप आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने कहा कि स्टॉक एंट्री टाइप मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, या मटेरियल ट्रांसफर के लिए है, या मटेरियल रिसिप्ट के लिए है, या इशू के लिए है। तो आपको अप्रोप्रिएट स्टॉक टाइप ट्रांसफर अभी अप्रोप्रिएट स्टॉक एंट्री टाइप आपको सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफर या स्टॉक एंट्री का हम लोग स्टॉक रिसिप्ट का हम लोग मटेरियल टाइप सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं स्टॉक रिसिप्ट कर लेता हूँ तो मुझे सोर्स वेयर हाउस यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो मेरा गुड्स इन ट्रांजिट का मेरा सोर्स वेयर हाउस है, मेरा मटेरियल अभी ट्रांजिट में है, लेकिन मुझे मालूम है कल तक वो मिलना आने वाला है। तो मैंने यहाँ पे गुड्स इन ट्रांजिट का वेयर हाउस सिलेक्ट किया, और ऑब्वियसली मेरा टारगेट वेयर हाउस स्टोर्स रहने वाला है। तो मैं यहाँ पे टारगेट वेयर हाउस स्टोर्स में मैं गया हूँ। किस आइटम का स्टॉक एंट्री मुझे करना है या स्टॉक रिसिप्ट मुझे करना है, उस आइटम का नंबर मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं आइटम का नंबर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। मैं स्टॉक क्वांटिटी में सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे बेसिक प्राइस रेट हमने जो प्राइस आइटम प्राइस डाला था वो मेरा आइटम प्राइस यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिंक हो चुका है। क्वांटिटी मेरा 100 kg आने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे 100 kg डाल के इस आइटम स्टॉक एंट्री को मैं सेव करके सबमिट करता हूँ। जैसे मैंने स्टॉक एंट्री को सबमिट किया, सबमिट करने के बाद यहीं से मैं उसका स्टॉक लेजर भी देख सकता हूँ।
देखिए कितने आसान तरीके से हम लोग यहाँ पे हमारा अकाउंटिंग लेजर भी देख सकते हैं और स्टॉक लेजर भी देख सकते हैं। जस्ट आपको व्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है और नीचे के ड्रॉप डाउन से आपको स्टॉक लेजर को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं स्टॉक लेजर को ओपन करता हूं तो मेरा बाय डिफॉल्ट डेट आता है, मेरा स्टॉक वाउचर नंबर आता है यहाँ पे, और मेरे यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाके मैं मेरा कंप्लीट रिपोर्ट्स देख सकता हूँ। अगर सपोज मान लिया जाए इस रिपोर्ट्स में अगर आपको कुछ एडिशनल कॉलम चाहिए तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको मेनू में जाना है। मेनू में जाके आप ऐड कॉलम के ऊपर क्लिक कर सकते हो, तो आपको ऐड कॉलम का डॉक टाइप ओपन हो जाएगा। आपके डॉक टाइप के ऊपर कौन से फ्रॉम डॉक्यूमेंट कौन से आइटम से लेना है, मेजर ऑफ यूनिट से लेना है, वेयर हाउस से लेना है, ब्रांड से लेना है, सीरियल नंबर से लेना है, कंपनी से लेना है, आपको डॉक टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मुझे आइटम का डॉक टाइप सिलेक्ट करना है। आइटम के डॉक टाइप के ऊपर से मुझे कौन सा फील्ड चाहिए, मुझे अलाउ अल्टरनेटम का फील्ड चाहिए, ब्रांड चाहिए, उसका बैच नंबर चाहिए, कस्टमर चाहिए, या डिफॉल्ट बॉम चाहिए, डिफॉल्ट मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर चाहिए। जितने सारे मेनूज, जितने सारे फील्ड्स इस आइटम के डॉक टाइप पे अवेलेबल है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे सपोज मैक्सिमम डिस्काउंट का परसेंटेज का कॉलम चाहिए, मुझे ये कॉलम कहाँ इंसर्ट करवाना है, तो मुझे डेट के पहले करना है, डेट के बाद करना है, क्वांटिटी के बाद करना है, बैलेंस क्वांटिटी के बाद करना है। तो मुझे ये चाहिए सपोज इनकमिंग रेट के बाद, तो यहाँ पे मैंने इंसर्ट आफ्टर इनकमिंग रेट के ऊपर मैंने इसको इस कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। देखिए कितनी आसान तरीके से हम लोग हमारे मन से हमारा मन चाहे रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो हम मैं इस कॉलम को ऐड करता हूँ सबमिट बटन करके। तो यहाँ पे मेरा ये कॉलम मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंट कॉलम यहाँ पे मेरा इनकमिंग रेट के एग्जैक्टली बाजू में यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग मेनू में जाके ऐड कॉलम में जाके आपको कौन से डॉक टाइप से ऊपर से आपको कॉलम चाहिए, कौन सा फील्ड चाहिए, आपके रिपोर्ट में डाल के या प्लस माइनस करके आप आपके हिसाब से कस्टमाइज रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हो। स्टॉक मेनू मॉड्यूल में, इन्वेंटरी मॉड्यूल में, रिपोर्ट सेक्शन में हम लोग जैसे कि अभी हमने स्टॉक लेजर का रिपोर्ट देखा, वैसे ही यही स्टॉक लेजर का रिपोर्ट है जिसपे ऊपर हमने ये मैक्सिमम डिस्काउंट का कॉलम ऐड किया था। उसके साथ साथ हम स्टॉक बैलेंस का भी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कौन सा पीरियड का स्टॉक बैलेंस चाहिए वो पीरियड आप सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे 1 अप्रैल 2023 टू टिल डेट मुझे करना है, रिपोर्ट जनरेट करना है। तो मैं यहाँ पे पीरियड मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पे आप अलग अलग फिल्टर का परमेंटेशन कॉम्बिनेशन यूज करके आप आपके मनचाहे हिसाब से रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। तो मैं जनरेट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने जनरेट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक किया तो मेरा ये स्टॉक बैलेंस का रिपोर्ट जनरेट हो चुका है। यहाँ पे मुझे मेरे जितने भी आइटम्स मैंने कंजम्पशन किए हुए उस आइटम्स का बैलेंस क्वांटिटी का रिपोर्ट जनरेट होता है। इसमें अलग अलग कॉलम है। सिमिलरली हमने जैसे स्टॉक रिपोर्ट में कस्टमाइजेशन किया था उसी तरह से आप आपके एंड पे खुद आप इस रिपोर्ट में भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मेनू में जाना है, मेनू में जाके ऐड कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको कौन से डॉक टाइप के ऊपर से फील्ड चाहिए वो डॉक टाइप यहाँ पे नीचे लिस्ट आउट हो जाएंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ERP नेक्स्ट एप्लीकेशन। ये रियल ब्यूटी है कि इसके लिए आपको अगर कई बार क्या होता है कि आपको आपके हिसाब से रिपोर्ट चाहिए होते हैं तो उसको उस बार SAP में हो या अन्य किसी ERP में हो तो आपको डेवलपर के पास जाना पड़ता है या आपको डेवलपमेंट किए हुए कंपनी के पास या SAP के पास रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है। तो ERP नेक्स्ट में ऐसी कोई करने की जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से आप यहाँ पे आपका रिपोर्ट सिंपली तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। उसके लिए आपको मेनू में जाना है, ऐड कॉलम के ऊपर जाना है, कौन से डॉक टाइप से आपको फील्ड चाहिए उस डॉक टाइप को आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे
एटम के डॉक टाइप से कोई फील्ड चाहिए तो मैं यहाँ पे एटम के इसको गया, फिर मुझे ब्रांड नाम का फील्ड चाहिए और मुझे ये ब्रांड कहाँ पे किस कॉलम के बाद इंसर्ट करना है, तो मुझे ब्रांड नेम चाहिए एटम नेम के बाजू में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया एटम नेम और इसको अब मैं सबमिट करूंगा। जैसे ही मैंने ये सबमिट किया तो यहाँ पे मेरा एटम नेम के बाजू में मेरा ये ब्रांड नेम यहाँ पे आ चुका है। जैसे आप देख रहे हो तो ये मेरा ब्रांड नेम का फील्ड आ चुका है। अगर मैंने इस आइटम के लिए ब्रांड नेम डिफाइन किया होगा तो यहाँ पे मेरे ब्रांड नेम अपने आप आ जाएंगे। इस तरह से आप अपने एंड पे खुद आप इस रिपोर्ट को कस्टमाइज कर सकते हो या रीबिल्ड कर सकते हो। तो ये रियल में ये ERP नेक्स्ट की ब्यूटी है। इसके लिए आपको डेवलपमेंट कंपनी के पास या डेवलपर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये हुआ आज इन्वेंट्री मॉड्यूल के बारे में, हमने देख लिया अलग अलग रिपोर्ट्स इसमें है, जैसे कि स्टॉक बैलेंस रिपोर्ट देखा, स्टॉक लेजर देखा, उसके साथ साथ स्टॉक एजिंग का रिपोर्ट भी हम लोग देख सकते हो। इसीलिए सिमिलरली आप यहाँ पे उसका स्टॉक एजिंग का ग्राफ भी जनरेट होता है। आप इसमें अलग अलग परमेंटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर, वेयर हाउस के ऊपर या किसी पर्टिकुलर आइटम का एजिंग आप निकाल सकते हो, किसी ब्रांड का आप एजिंग निकाल सकते हो। उसके बाद 30, 60, 90 जैसे टैली में एजिंग जनरेट होता है 30, 60, 90 का। तो 30 दिनों तक मेरा कितने आइटम्स यहाँ पे एवरेज एज क्या है। अब इस आइटम का एवरेज एज मेरा 28 दिन है, इस आइटम का मेरा एवरेज 28 दिन है, इस आइटम का 25 दिन है। ऐसे आप इसका स्टॉक एजिंग एनालिसिस आप कर सकते हो। तो ये हमारा स्टॉक एजिंग का रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो चुका है। इस तरह से आप अलग अलग रिपोर्ट्स आप स्टॉक मॉड्यूल के अंदर है वो 1 बाय 1 आप एक्सप्लोर कर लो। यहाँ पे आप अलग अलग रिपोर्ट्स अलग अलग परमेंटेशन कॉम्बिनेशन के साथ जनरेट कर सकते हो। आप आपके हिसाब से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो ये हुआ स्टॉक मॉड्यूल। इसी टॉपिक के साथ हम लोग ये सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का वीडियो यही समाप्त होता है।